लास्ट टाइम क्या कहा था कि जब भी हम काम करेंगे तो एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ऐसे ही है। तो हमने HTML की क्लास के अंदर है तो हमने फ़ोल्डर बनाना है। अब चूँकि हमारी क्लास नंबर 2 है तो क्लास नंबर 2 से फ़ोल्डर बनाएंगे। वो फ़ोल्डर बना के हमने उसको VS कोड में ओपन करना है। तो उस VS कोड के अंदर जो है उसको ओपन करना है। तो इसको मैं ड्रैग करके VS कोड में ले आता हूँ, तो मेरा ये फ़ोल्डर जो है VS कोड में ओपन हो गया। आपके पास चूँकि विंडो में है तो ड्रैग शायद ना काम करे। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड, या फिर जो ऊपर टॉप बार आ रही होती है वहाँ से हम कोड स्पेस डॉट लिखें तो फिर आपका ये ओपन हो सकता है। या फिर मैंने एक और तरीका भी बताया था कि आप VS कोड को पहले ओपन कर लें एम्प्टी, फिर उसके अंदर जो है वो VS कोड ओपन करने के बाद ओपन पे क्लिक करें और यहाँ से फिर आप अपनी जो भी एप्लीकेशन जो है जो भी फ़ोल्डर आप ओपन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैच नंबर 8 में थे, HTML में क्लास 02 में यहाँ से ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, सही है। तो ओपन हो गया। फिर हमने क्लास 02 जहाँ पे लिखा हुआ है ये नॉर्मली ऐसे बंद मिलेगा आपको, इधर क्लिक करेंगे तो ये साइड बार ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ इस फाइल पे क्लिक करना है, ये जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने लिखना है किसी भी फाइल, कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ any HTML डॉट any फाइल नेम डॉट HTML। तो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, डॉट HTML होना, एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो HTML के अंदर कर रहे हैं, तो HTML के अंदर किया हुआ काम हमें इसके साथ जो है वो लगाना ज़रूरी है, इसके साथ डॉट HTML लगाना ज़रूरी है। तो ये फ़ाइल बन जाएगी। इस फाइल के अंदर हम अपना काम करना शुरू कर सकते हैं, हम कोई भी काम इसमें कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहला काम किया था कि अगर हम कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर तो हम बनाते हैं H1 और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड या कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो वाली आउटपुट भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब नॉर्मली हम H1 को ऐसे नहीं लगाएंगे। हमने डिस्कस किया था कि HTML के अंदर बहुत सारे ऐसे सेमेंटिक टैग मौजूद होते हैं जो ब्राउज़र को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि कौन से टैग का क्या मतलब है, और दूसरे सिविलिंग डेवलपर को भी हेल्प करते हैं ताकि वो समझ सकें कि किस चीज़ को हम किस तरह से लगा रहे हैं। तो हम हमेशा क्या करेंगे, शुरू करेंगे HTML का टैग बनाएंगे जिससे पता लगेगा ब्राउज़र को कि इसके अंदर जो हम चीज़ लिख रहे हैं वो क्या है, HTML है। तो उसमें एक टैग लगाएंगे बॉडी का, और उसके अंदर बॉडी से ऊपर क्या आएगा, हेड का टैग आएगा, और हेड के अंदर हम एक टाइटल का टैग लगा सकते हैं जो टॉप बार को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम मे बी क्लास 02 कर लेते हैं, और बॉडी के अंदर फिर हम अपने बाकी के टैग लगाना शुरू करेंगे। तो HTML हेड बॉडी ये सारे सेमेंटिक टैग हैं, मतलब इनका कोई भी इफेक्ट ब्राउज़र पे नज़र नहीं आएगा, यानी कुछ भी इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन टाइटल जो है वो जो है स्ट्रक्चरल टैग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 02, यानी उसका इफेक्ट जो है वो ब्राउज़र पे नज़र आ रहा है। तो बॉडी के अंदर हम अपने टैग लगा सकते हैं, जिस तरह जो है हम लगा सकते हैं H1 का टैग जिसमें हम लिख सकते हैं क्लास 02। उससे जो है हमारे पास एक बड़े साइज़ की हेडिंग बन जाएगी। क्लास 02 लिखेंगे तो एक फुल साइज़ की हमारे पास जो है वो हेडिंग बन जाएगी। अच्छा, उसके नीचे हम कोई पैराग्राफ लगा सकते हैं, P टैग। इस टैग को बनाने के लिए मैंने आपको सिंटैक्स सिखाया था, वो क्या था, लेस देन ब्रैकेट, ग्रेटर देन ब्रैकेट, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, सेकंड में फॉरवर्ड स्लैश आता है और उसके साथ टैग नेम आता है। टैग नेम या एलिमेंट नेम बोल सकते हैं इसको, ये इसका सिंटैक्स है। अच्छा, ये P टैग, P में हमें ज़्यादा सारा टेक्स्ट लिखना होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लोरम, LOREM, और टैब दबाएंगे तो ये सारा टेक्स्ट हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हमें ज़्यादा सारा टेक्स्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, P का टैग बनाएंगे, P टैग बना के उसके अंदर लिखेंगे लोरम, LOREM, और टैब दबाएंगे तो सारा टेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा। अगर उससे भी बड़ा टेक्स्ट लेना है तो दोबारा लोरम और फिर टैब दबा देंगे,
तो लोरम के बाद जब भी टैब दबाएंगे तो टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट मिल रहा है पहले से, क्योंकि पैराग्राफ लिखना तो ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए होता है ना, तो दिखाने के लिए तो हम लोरम से जो है वो टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो ये हेडिंग लगा दी है हमने, पैराग्राफ लगा दिया, ये चीज़ जो है हमने लास्ट टाइम भी अंडरस्टैंड की थी। अच्छा, अब ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर अगर हमने ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है तो हमें इसको मैन्युअली, यानी HTML का टैग, बॉडी, हेड, ये तो हर वेब पेज के अंदर सेम ही रहेगा ना, तो बार बार इसको लिखने के बजाय हम हमेशा क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, ये जिसको ये आपको शिफ्ट और 1 दबाएंगे ना तो ये साइन आ जाएगा। इसके बाद टैब दबाएंगे ना, ये तो ऑटोमेटिकली हमें बेसिक HTML जो है वो लिख के दे देगा। अच्छा, इसमें ये जो 2 टैग हैं ये अभी हम नहीं समझ रहे, इनको हम मेटा टैग बोलते हैं। ये यूज़ होते हैं जो हमारा वेब पेज, जब हम कोई भी कीवर्ड गूगल पे या ब्राउज़र पे सर्च करते हैं, जैसे हम लिखते हैं टेक्नोसेट, ये हमने सर्च किया, अब इस कीवर्ड की बेस पे इसने किस वेबसाइट को टॉप पे दिखाना है, इस चीज़ का डिसीजन जो है ना वो मेटा टैग्स की मदद से होता है। किस तरह होता है, यानी ब्राउज़र के अंदर दुनिया में कितनी वेबसाइट्स हैं, तो जब ब्राउज़र की सर्च बार में हम कोई कीवर्ड लिखते हैं, जैसे हमने वेब लिखा, अब वेब लिखा हमने कीवर्ड, अब इसने व्हाट्सएप वेब को टॉप पे दिखाया है, इस बेस का डिसीजन किस तरह होता है, इसको हम SEO बोलते हैं। इसका डिसीजन किस तरह होता है, इस मेटा टैग की मदद से, यानी किस वेबसाइट को टॉप पे दिखाना है, इस चीज़ का डिसीजन किस तरह होगा कि जो हम मेटा टैग्स लगाएंगे। तो चूंकि अभी हम SEO नहीं कर रहे, या हमारा चैलेंज ये नहीं है कि वेबसाइट को टॉप पे लेके आना, अभी तो पहले हम वेबसाइट बनाएंगे तो फिर टॉप पे लेके आएंगे ना, तो इसलिए इन दोनों टैग्स को हम रिमूव कर सकते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, तो ये ख़त्म कर दिया। अब बाकी वही टैग हैं जो हमने लगाए हैं। थोड़ा आप आगे आ जाओ, लाइट्स ऑफ नहीं हो सकते ना, ख़राब है। अब आ जाओ, आगे जिसको नज़र नहीं आ रहा वो आगे आगे बैठ जाए। अच्छा, अब हमने जो है वो हेड टैग जो है लगाया, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये HTML आ गई, मैंने इसमें से कौन से टैग रिमूव कर दिए हैं, मेटा टैग्स रिमूव कर दिए हैं, सही है। चेयर लेके वैसे इधर आ जाओ ना, अपनी चेयर जो बैठे थे वो उठा के ले आओ, इधर रख दो टॉप पे, उसको ड्रैग करके इधर ले आओ ना, तो उस पर बैठ जाओ आगे फ्रंट पे। अच्छा, मेटा टैग रखा था तो उस मेटा टैग को सिंपली मैंने यहाँ से क्या किया, रिमूव। मेटा टैग किस लिए होते हैं, SEO के लिए, वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए। तो अब चूंकि अभी हमने वेबसाइट बनाई नहीं तो टॉप पे लेके आने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम वो काम भी नहीं कर रहे। एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आई होगी, एक ये साइन है, ये बताता है कि हम जो इसके अंदर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो HTML है, तो वो कैसे बताना है उसको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉग टाइप HTML, यानी ये जो डॉक्यूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है, HTML। ये लगाओ या ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जो लेटेस्ट ब्राउज़र्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड कि HTML का टैग यूज़ हो रहा है तो HTML ही होगी। ये चीज़ अभी के लिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ, lang जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि वो हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो अभी टेक्निकली इतना चीज़ मैंने क्रिएट की थी जो बाय डिफ़ॉल्ट मैन्युअली कोड करके भी किया था। अगर हम इसको दोबारा लेके आना चाहते हैं, प्रेस 1 हिट करेंगे, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ से इस चीज़ को अगर आप रखना चाहते हो, इसका मतलब सिर्फ HTML को दिखाना है, रख सकते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं तो रिमूव कर देंगे। ये 2 मेटा टैग मैंने बताए हैं क्यों लगे हुए हैं, SEO करने के लिए, वो चूँकि हम कर नहीं रहे तो वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये बेसिक वही टैग्स बन गए हैं जो हमें आते हैं, जो हमने यूज़ टू हैं जिन टैग्स की मदद से। अच्छा, अब इससे एक स्टेप हमने आगे जाना है। वो स्टेप क्या है कि हमने देखा था कि ब्राउज़र के अंदर हमने, अगर हम दोबारा अपना गोल रिमाइंड करें तो हमारा टारगेट ये है अपने आइडिया को या अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, अब HTML उसके लिए अपनी बेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए या वेबसाइट की बेस बनाने के लिए हमें HTML का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर हमने देखा कि HTML ने हमें बहुत सारे एलिमेंट या टैग दिए टू शो आवर इंफॉर्मेशन टू दी अदर्स। क्यों दिए, एक से ज़्यादा टैग क्यों दिए उसने, इंफॉर्मेशन। देखो
हमने वेब 2.0 में दो तरह के काम करते हैं, या हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं या उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये दो काम है। अब इन्फॉर्मेशन दिखाने के भी उसने हमें बहुत सारे टैग दिए। ऐसा क्यों किया उसने? मैंने बताया था ये ताकि हमारा सिर्फ टारगेट ने ये नहीं है कि यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखानी है, टारगेट ये है कि इन्फॉर्मेशन ऑप्टिमाइज वे में दिखानी है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन? उसकी डेफिनेशन ये है कि कम वक्त में ज़्यादा बातें यूज़र समझ सके, थोड़े टाइम में ज़्यादा बात आपकी पिक कर सके, ये इसको हम ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे ना। देखिए यूज़र आया, उसने एक नज़र देखा, उसको सारा आइडिया समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा टारगेट ये है कि वेबसाइट भी बनानी है और वेबसाइट भी ऐसी बनानी है कि यूज़र कम टाइम के अंदर ज़्यादा बातें समझ सके। अच्छा, उसके लिए बहुत सारे टैग हैं, इसलिए उसने बोला कि किसी चीज़ को बड़ा दिखाओ, किसी चीज़ को पैराग्राफ में दिखाओ, किसी चीज़ को हेडिंग में दिखाओ, किसी चीज़ को जो है वो लिस्ट में दिखाओ। तो इस तरह के टैग उसने हमें प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। तो हम क्या करेंगे, हमने वो बहुत सारे टैग लगाए, जिस तरह हमने हेडिंग बनाई, उसमें क्लास 02 लिखा, फिर हमने पैराग्राफ बनाना है तो पी का टैग उसने हमें दिया, तो उसमें हमने लोरम से टेक्स्ट लिख दिया। फिर हमने देखा था कि एक टैग के अंदर अब ये H1 और P आपस में क्या हैं? सिबलिंग्स हैं। क्या हैं आपस में? सिबलिंग। लेकिन टैग कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में आए। वो कैसे हो सकता है कि P का चाइल्ड टैग बना सकता हूँ, और वो चाइल्ड टैग क्या होगा? B टैग। जैसे अगर हमने इप्सम को बोल्ड करना है तो हम B के टैग के अंदर इस इप्सम को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या कर देगा? बोल्ड कर देगा। अगर हमने किसी को अटैलिक करना है, अगर इसका भी एक और सिबलिंग हो सकता है, सॉरी वो चाइल्ड हो सकता है, वो क्या है? आई टैग। अटैलिक करना है तो हम उसके लिए आई टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें क्या कर देगा? इप्सम को बोल्ड भी कर देगा और साथ में अटैलिक भी कर देगा। सही है, तो इसको बोल्ड भी कर रहा है, साथ में अटैलिक भी कर रहा है। तो ये पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में आ गए। इसी तरह H1 और P किसके चाइल्ड हैं? बॉडी के। तो B का पेरेंट P है, P का पेरेंट बॉडी है, बॉडी का पेरेंट HTML है। तो ये हायरार्की बनती है पेरेंट चाइल्ड टैग्स की। सही है, तो कुछ टैग एक दूसरे के पेरेंट चाइल्ड में भी आ सकते हैं, इशू नहीं है, यानी टैग एक दूसरे के पेरेंट चाइल्ड में आ सकते हैं। अच्छा, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि नॉर्मली हम जैसे इप्सम के बाद या सिट के बाद हम काफ़ी ज़्यादा स्पेस ब्राउज़र HTML VS कोड में दे दें, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि VS कोड में जितनी भी स्पेस है HTML ने एक ही स्पेस काउंट करनी है। हाँ, अगर हम अपनी अटेंशनली स्पेस कोई ऐड करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि एक स्पेस हमने ऐड करनी है ताकि जो गैप है वो वाज़ेह हो सके। समटाइम हमें इंटेंशनली करना पड़ सकता है, उसके लिए भी हमें डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। यानी हम सीधा यहाँ पे आके स्पेस दें तो स्पेस नहीं आएगी, उसके लिए हमें डिफरेंट एलिमिनेटर यूज़ करना पड़ता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ी देर में जब हम एट्रीब्यूट पढ़ लेंगे। फिर एक और तरीका है जिसकी मदद से हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं, वो मैंने बताया था आपको, BR टैग। और एक में अगर हमने लाइन लगानी है तो HR टैग उसके अंदर हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब अगर हमने NBSP लगा दिया, सॉरी नहीं, वो क्या मैं करने लगा था यहाँ पे, वो मैं दिखाता हूँ जब हमने स्पेशलाइज कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर समझ आएगी वो। और लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था? लिस्ट कवर की थी। तो लिस्ट में हमारे पास जो है वो दो तरह की लिस्ट हमने कवर, टोटल HTML में 3 तरह की लिस्ट है। यानी अगर आप लिस्टिंग में डाटा शो करना चाहते हो तो 3 तरह से करा सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। वो कैसे बनती है? OL से। तो उसमें आ जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर यानी OL टैग हमारा बनता है। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 तरह के टैग आते हैं।
जितने भी टैग लगा सकते हैं हम, एल आई जिसमें आइटम हम डालना चाहें डाल सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 ऑर्डर लिस्ट बना देता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कि कुछ ऐसा, यानी अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लगाता हूँ तो ये यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहें जो हम चाहते हैं कि आउटपुट पे नज़र ना आए, यानी हम ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहें वो VS कोड में लिखा हो लेकिन आउटपुट पे नज़र ना आए, उसको लिखने के लिए हम करते हैं टेक्स्ट लिख के कंट्रोल / लगाते हैं तो ये कमेंट हो जाता है। यानी कमेंट का सिंटैक्स क्या है, लेस देन ब्रैकेट, ग्रेटर देन ब्रैकेट, फिर 2 डैश शुरू में और 2 डैश एंड पे, और इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये ग्रीन हो जाता है। इस ग्रीन यानी 2 डैश के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे ना, जैसे ऑर्डर लिस्ट, अब ये जो टेक्स्ट है ना ये कमेंट बन गया है। इसका मतलब क्या है कि ये आउटपुट में नज़र नहीं आएगा, यानी ब्राउज़र पे नज़र नहीं आएगा। इस कमेंट को लिखने का फ़ायदा क्या है, सम टाइम जैसे मैंने आपको अब ऑर्डर लिस्ट पढ़ानी थी, बताना था कि OL का मतलब क्या है, ऑर्डर लिस्ट, लेकिन मैं अटेंशनली इसको दिखाना नहीं चाह रहा ब्राउज़र पे, तो हम इस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट लगाते हैं, एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को अपनी बात समझाना चाहता है, यानी इस कोड के मतलब कि ये लिस्ट मैंने क्यों बनाई, इसमें क्या क्या डाटा है, चीज़ें इस तरह की थ्योरी लगाना चाहता है, तो वो एक कमेंट पास कर सकता है। कमेंट समझते हैं ना, जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है अगले बंदे को। तो ये कमेंट से ना ब्राउज़र को फ़ायदा है ना ही विजिबल होगा, कमेंट को एक दूसरे डेवलपर को फ़ायदा है। लाइक मैंने कोड किया है, मैं आपको दूंगा तो आप कमेंट रीड करके समझ सकेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो कमेंट में लिखा हुआ कोड ना ब्राउज़र समझ पाता है ना उसकी आउटपुट में आता है। जैसे हमने बोला ना कि सिमेंटिक टैग लगाते हैं ब्राउज़र को बताने के लिए, कमेंट ब्राउज़र को बताने के लिए नहीं लगाते, कमेंट लगाते हैं हम दूसरे डेवलपर को बताने के लिए, समझ आई? यानी कमेंट हम लिखते हैं दूसरे डेवलपर को बताने के लिए। तो कमेंट लिखा हुआ कोड वो ब्राउज़र पे नज़र नहीं आ जाता। उसका सिंटैक्स क्या होगा, लेस देन ब्रैकेट, ग्रेटर देन ब्रैकेट, 4 टाइम डैशेस, हाइफन जिसे बोलते हैं, सेंटर में स्पेस दे देंगे, यहाँ पे हम अपना कमेंट लिखेंगे और पहले 2 डैशेस से पहले, यानी तो पहले 2 हाइफन से पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसकी मदद से हम बेसिक स्ट्रक्चर भी लेके आते हैं। तो शिफ्ट 1 के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये हमारे में साइन हो जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट पे इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, हमारे पास ऑर्डर लिस्ट बन गई। इसी तरह हमारे पास UL का टैग है जिसका मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। तो उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, LI लिस्ट आइटम। तो ये इसका मतलब ये डॉट में हमें शो करता है। अच्छा, अब एक और तीसरी तरह की लिस्ट है, उसको हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। क्या बोलते हैं, DL, डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, उसमें 2 तरह से चीज़ें, 2 उसके अंदर सेपरेट टैग यूज़ होते हैं। एक को बोलते हैं DT टैग और एक को बोलते हैं DD। DT मतलब डेफिनेशन टर्म और DD मतलब डेफिनेशन डाटा। मतलब अक्सर हमने जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम कोई डेफिनेशन जब लिखते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन का नाम लिखते हैं, फिर थोड़ी सी स्पेस डाल के आगे हम उसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। ये भी सेम काम करेगा। अगर आप देखो तो हम बाकी की थोड़ी ख़त्म कर देते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। हमने आइटम 1 डेफिनेशन का टाइटल दिया और आगे थोड़ी सी स्पेस के बाद डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू की। अक्सर हम ऐसे लिखते हैं ना डेफिनेशन, तो हमने अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है तो फिर हम कौन सी लिस्ट यूज़ करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट DL। उसमें 2 तरह के टैग हैं, यानी ये वाला टैग DT कहलाएगा, डेफिनेशन टर्म, और ये वाला DD, डेफिनेशन डाटा। तो ये हम बनाएंगे। तो 3 तरह की हमारे पास लिस्ट है। कौन कौन सी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में 2 तरह के न्यू टैग हैं। कौन कौन से, DT डेफिनेशन टर्म और DD डेफिनेशन डाटा। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि एक लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट बना सकते हैं। लाइक जैसे ये एक लिस्ट आइटम है तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हम एक और लिस्ट बना लें। तो हम इस LI के अंदर आके हम एक और लिस्ट बना सकते हैं। जैसे OL टैग भी बना सकते हैं, UL टैग भी लगा सकते हैं, मज़ीद LI लगा सकते हैं उसमें। तो ये क्या होगा, आइटम 1 के अंदर आके मज़ीद नेस्टेड में, यानी मज़ीद स्पेस उसको मिल जाएगी। तो अगर आपने मज़ीद नेस्टिंग में जाना है तो इसकी किसी भी LI के अंदर आके UL टैग लगा दें और उसके अंदर LI टैग में नेस्टेड आइटम
लगा दें, इसको हम नेस्टेड भी बोलते हैं। तो ये 3 जगह चला गया, तो ये नेस्टिंग में जाके इसने अपना एक स्टेप यानी एक और नेस्टिंग लगाएंगे, वो थोड़ी स्पेस आगे चला जाएगा। तो सम टाइम आपने देखा होगा कि एक स्पेस से अगली स्पेस से अगली स्पेस हम जाना चाहते हैं, तो वो हम फिर इस तरह नेस्टिंग बना सकते हैं। तो एक OL टैग के अंदर UL लगाया जा सकता है, UL में OL लगाया सकता है, डेफिनेशन लिस्ट में OL UL, यानी किसी भी लिस्ट में कोई दूसरी लिस्ट आ सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब देखो समटाइम क्या होगा, ये डेफिनेशन लिस्ट मैंने नीचे और अनऑर्डर लिस्ट बनाया है। अब इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आके इस UL टैग के अंदर आके मैं एक और नेस्टिंग में बनाता हूँ अनऑर्डर। अब टेक्निकली अगर वो सेम इसका यूज करेगा, इसके अंदर अगर वो सेम ही यूज करेगा, जैसे इसका भी गोल दायरा था लेकिन इसका दायरा है लेकिन वो फील्ड नहीं है, अगर सेम यूज करेगा तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये नेस्टेड है। तो हर नेस्टेड के बाद वो समझो आइकन चेंज कर देगा। अनऑर्डर लिस्ट में हर नेस्टिंग के बाद, ऑर्डर लिस्ट में तो सीक्वेंस सेम ही रहेगी ना, 1 का मतलब 1 ही ऑर्डर है ना, सीक्वेंस 1 2 3, तो वो तो जितने भी नेस्टिंग चले जाएंगे वो 1 2 3 रहेंगे। लेकिन अनऑर्डर में ये होता है कि अगर आप मजीद नेस्टिंग जाते रहोगे तो हर नेस्टिंग के बाद वो क्या करेगा, आइकन चेंज कर देगा। ये 3 है तो इसके अंदर आगे जाएंगे तो मजीद। अच्छा, ये हमारे पास ये भी कंट्रोल है कि हम इन आइकन को अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकें, ये भी है, लेकिन वो हम बाद में अभी करेंगे, अभी नहीं कर सकते, वो बाद में करेंगे, सही है। लेकिन हम अपनी मर्जी से इसका आइकन को चेंज कर सकते हैं। अभी हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं तो मर्जी से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इशू नहीं है। अच्छा, अब ये तो तकरीबन हमने रिवाइज ही किया है, जो चीज़ें हमने पहले से कवर की थी पहले लेक्चर में, वही चीज़ें हमने कवर कर ली हैं दोबारा। आज हमने एक चीज़ नहीं पढ़नी है, वो क्या है, अगर हमारे पास जो वेबसाइट है उसके अंदर जैसे मैंने anyfile.html एक बनाई है, हम एक और फाइल भी बना सकते हैं जिसको मैं इस फाइल का नाम में भी मैं एनी फाइल का नाम चेंज करके होम रख देता हूँ ताकि समझ आए। एक और फाइल बनाऊंगा about.html, एक और फाइल बनाऊंगा contact.html, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपनी इस पर्टिकुलर फाइल से, इस होम फाइल से अबाउट पे या कॉन्टेक्ट, यानी अक्सर आपने देखा होगा ना जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज के अंदर नेविगेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ से भी देखो ना text.com केसेस में जाएंगे तो स्क्रीन बदल जाती है, सर्विसेज में जाते हैं तो स्क्रीन बदल गई, अबाउट में जाएंगे स्क्रीन बदल गई, कैरियर में, ब्लॉग में, कॉन्टैक्ट में, तो पेज चेंज होने में स्क्रीन क्या हो जाती है, ये कैसी होती है, उसके पीछे समझो HTML की फाइल बदल जाती है। तो एक HTML के पेज से दूसरे HTML के पेज में नेविगेट करने के लिए, जाने के लिए हमें पेजेस को लिंक करना पड़ता है। तो लिंक करने के लिए एक टैग होता है, उसको बोलते हैं एंकर टैग, उसका नाम है ए टैग, ए मीन एंकर टैग, ए टैग। जैसे हम होम में है ना तो हमने अबाउट में जाना है, तो एक ए टैग शुरू हुआ, ए टैग बंद हुआ, और इसके यहाँ पे सेंटर में हमने क्या लिख दिया, अबाउट। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे एनी को हमने क्या कर दिया था, होम, तो यहाँ पे एक अबाउट आ जाएगा लिखा हुआ। अब इस अबाउट को हमने ए टैग में लिखा है। इसका ए टैग का मतलब क्या होता है कि एंकर टैग, लिंक टैग, यानी ये एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हेल्प करता है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाने के लिए हेल्प करता है, और एक ही पेज में ऊपर नीचे जाने के लिए हेल्प करता है। यानी एंकर का टैग 3 हमें काम करके देता है। क्या क्या, एक वेबसाइट में अगर 3 पेजेस हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, तो वो तीनों पेजेस में जाने के लिए हेल्प करेगा। वो एक वेबसाइट, या हमारी वेबसाइट है ना, तो इस वेबसाइट से किसी दूसरे की वेबसाइट में जाने के लिए भी हेल्प करेगा। फिर अगर आपका पेज ये देखो काफ़ी बड़ा है, तो आप चाहते हो कि यहाँ पे सीधा यूज़र नीचे चला जाए, इधर क्लिक कर रहे हैं नीचे चला जाए, तो एक ही पेज में ऊपर नीचे जाने के लिए भी हेल्प करता है। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा ना, लिखा होगा बॉटम, गो टू बॉटम, बॉटम पे एरो बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं टॉप पे चला जाता है। तो ये कैसे होता है, ये एंकर टैग करता है। तो एंकर का टैग 3 काम करता है, कौन कौन से, एक ही वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस में नेविगेट करने के लिए, किसी दूसरी वेबसाइट में जाने के लिए, जैसे आपकी वेबसाइट से फेसबुक पे जाना है
आपकी वेबसाइट से गूगल पे जाना है तो वो हम जा सकते हैं। फिर एक ही पेज में नेविगेट करने के लिए, तो 3 काम ये एक्चुअली हमें परफॉर्म करके देता है। एक और काम करता है, आप क्लिक करेंगे ये नई विंडो ओपन कर देगा, यानी आपका पेज ओपन करेगा लेकिन नई विंडो में ओपन करेगा। ये जैसे नई विंडो ओपन होगी ना ऐसे, तो ये 3-4 काम एंकर टैग करता है। अच्छा, ये काम अब कैसे करता है, इसको समझने के लिए हमें एक और कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। वो क्या है, आप लोगों ने समझना है। एक टैग होता है, उस टैग की बेसिक फंक्शनैलिटी होती है। जैसे ये H1 का टैग है, इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है? अच्छा, उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है हेडिंग बनाना है। हेडिंग का मतलब क्या होता है? H1 का मतलब बड़ी सारी बोल्ड करके एक बड़ी हेडिंग बनाना, ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है, बेस फंक्शनैलिटी है। यानी जब हम लगाएंगे तो ये बेस फंक्शनैलिटी इस तरह से चलेगी। अब हमारा दिल कर रहा है, हम कह रहे हैं यार ये ब्लैक नज़र आ रहा है, ये रेड नज़र आना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है ना, कुछ भी हो सकती है, तो ख्वाहिश तो कुछ भी पूरी करवा सकते हैं ना हम। तो हमारी ख्वाहिश क्या है कि ये रेड नज़र आना चाहिए, ये ब्लैक नज़र नहीं आना चाहिए। अब HTML कहता है कि मैंने इस टैग की बेस में एक फंक्शनैलिटी डिफाइन की हुई है। अगर आपने इसकी फंक्शनैलिटी को कम या ज़्यादा करना है ना, आपने इसकी खसूसियात को कम या ज़्यादा करना है, तो उसके लिए आपने एक कंसेप्ट यूज़ करना है जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट का मतलब होता है खसूसियात, उसका मतलब होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। लाइक अगर आप एक टैग से जो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है उससे ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं, तो आप उस टैग पे क्या लगाएंगे? एट्रीब्यूट। क्या लगाएंगे? एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? आप अपने टैग को ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। मतलब H1 का बेस में फंक्शनैलिटी क्या है? हेडिंग बोल्ड दिखाओ ब्लैक, आप कहते हो इसको रेड कर दो। अब आपने H1 की फंक्शनैलिटी को क्या करना है? बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, उसको मज़ीद पावरफुल बनाना है, उसको मज़ीद एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को, उस पावर देने को, उस इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस तरह टैग का सिंटैक्स है, ऐसे एट्रीब्यूट का भी सिंटैक्स है। यानी हमारे पास हमने कितने टैग सीखे? कौन कौन से टैग सीखे हैं? H1, P, बोल्ड, आई टैग और लिस्ट, UL, DL, DT, DD, कितने टैग सीखे। लेकिन उनका सबका सिंटैक्स क्या है? लेस देन ब्रैकेट, ग्रेटर देन ब्रैकेट, बीच में टैग का नाम, फिर लेस देन, ग्रेटर देन और फिर वो। और अगर सेल्फ क्लोजिंग है तो लेस देन ब्रैकेट, टैग का नाम, फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन ब्रैकेट। इसी तरह अगर आपने कोई एट्रीब्यूट लगाना है, उसका मैकेनिज्म भी एडिशन, उसका मैकेनिज्म भी सेम है। यानी एक एट्रीब्यूट लगाओ या 1000 एट्रीब्यूट लगाओ, लगाने का सिंटैक्स यानी उसको लिखना कैसे है वो सेम रहेगा। एक टैग लगाओ या 1000 टैग लगाओ, सिंटैक्स सेम है, टैग का नाम बदल रहा है। एक एट्रीब्यूट लगाओ या 1000 एट्रीब्यूट लगाओ, लिखने का अंदाज सेम रहेगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अच्छा, वो कैसे होगा? H1 के ऊपर आए, चलो हम A के ऊपर चले जाते हैं। A के ऊपर आए, हम अब इसके ऊपर एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं, तो एट्रीब्यूट का हमेशा एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग में आएगा। कहाँ आएगा? पहला इसकी रिक्वायरमेंट कि एट्रीब्यूट को एट्रीब्यूट बोलेंगे ही तब अगर वो ओपनिंग टैग में लिखा हो। अच्छा, अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो फिर फॉरवर्ड स्लैश से पहले आएगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश से पहले आएगा। तो अगर तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो यानी अगर समझो BR का टैग है या, तो एट्रीब्यूट हमारा कहाँ आएगा? टैग नाम के बाद और उसके फॉरवर्ड स्लैश से पहले। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है तो फिर ओपनिंग टैग से शुरू होगा और यानी लेस देन A के टैग से शुरू होगा और ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि हम ऐसे करेंगे। अच्छा, अब वो एट्रीब्यूट लगाते कैसे हैं? एट्रीब्यूट का नाम होता है, इक्वल टू का साइन होता है, ये
स्ट्रिंग साइन इसे बोलते हैं, यानी ये आता कहाँ से है, इंटर के साथ बटन है, ये जो जिसके अंदर कोटेशन नहीं लगाते डबल कोट्स, तो ये वाला सिंटेक्स लेना है और उसके अंदर उसकी वैल्यू आएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि कलर रेड दिखाना है तो कलर एट्रीब्यूट का नाम है, इक्वल टू का साइन और उसकी वैल्यू जो है वो रेड आ जाएगी। यानी इसका सिंटेक्स हमेशा यही रहेगा, तीन चीज़ें, एट्रीब्यूट का नाम, इक्वल टू का साइन और एट्रीब्यूट की वैल्यू। तीन चीजें, नाम, इक्वल टू साइन एंड वैल्यू। नाम, इक्वल टू साइन और एट्रीब्यूट नेम होगा, इक्वल टू का साइन होगा और ये हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर, और अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो फॉरवर्ड स्लैश से पहले आएगा और टैग नाम से बाद में आएगा। इतनी बात समझ आ गई? इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि ABC ये एट्रीब्यूट है या नहीं? क्यों? इसमें ग्रेटर देन, इसमें तो सिर्फ इसमें तीन चीजें होनी चाहिए थी ना, नेम, इक्वल टू और वैल्यू। तो तीनों चीज इसमें एक ही चीज है, तो ये तो एट्रीब्यूट नहीं है। ये एट्रीब्यूट है? नहीं। अगर हम सिर्फ वैल्यू लिख दें तो ये एट्रीब्यूट है? नहीं। तीनों चीजें होंगी तो एट्रीब्यूट। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि कलर इक्वल टू रेड, तो ये एट्रीब्यूट है? क्यों? ये ओपनिंग टैग में आना चाहिए, क्लोजिंग टैग में आ नहीं सकता। ये बात समझनी है, ये ओपनिंग टैग में आ सकता है। अच्छा, ये नहीं हो सकता, समझ आ गई? ये एट्रीब्यूट हो सकता है? ये एट्रीब्यूट है या नहीं? क्यों? ये नाम से पहले आ गया, तो इसको कहां पे आना है? नाम के बाद आना है। अब ये एट्रीब्यूट है। और अगर हम इसको फॉरवर्ड स्लैश के बाहर लगा दें तब भी नहीं होगा। क्यों? फॉरवर्ड से पहले आना चाहिए। तो एट्रीब्यूट का एक सिंटेक्स है और वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे चल रहा है। ठीक है? इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं है? स्ट्रिंग बोलते हैं कंप्यूटर में, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। नॉर्मल दुनिया में कोटेशन बोलते हैं ना, डबल कोट्स। जब हम कोई शेरो शायरी करते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं या किसी की बात को कोट करते हैं, तो हमेशा हम डबल कोट्स में लिखते हैं ताकि पता लगता है इससे हम दूसरी बात को कोट कर रहे हैं। तो इसको कंप्यूटर में स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। हमारी ज़बान में कंप्यूटर में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, दुनिया में इसको डबल कोट्स बोलते हैं। तो डबल कोट्स लगानी है। अच्छा, अब हमने इस पर एट्रीब्यूट। अच्छा, अब हमारे पास HTML में कितने टैग हैं हमें कैसे पता लगता है? कैसे पता लगेगा? आपको नहीं पता ना। हमारे पास HTML में टोटल टैग कितने हैं आपको कौन बताएगा? ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। मैं उसको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा ना कि कौन कौन से टैग हैं। अब HTML में कितने एट्रीब्यूट हैं आपको कैसे पता लगेगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। यानी ये कोई अननोन एट्रीब्यूट्स नहीं लगा सकते हम। जिसने टैग बनाए हैं ना, ऐसे एट्रीब्यूट भी। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कुछ स्पेशल टैग पे चलते हैं। लाइक कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जो सिर्फ A टैग पे चलते हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो सारे टैग्स पे चलते हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो 10 टैगों पे चलते हैं। यानी ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एट्रीब्यूट किस पे चलेगा और किस पे नहीं चलेगा। अब एक एट्रीब्यूट है वो 2-3 टैग्स पे चलता है, उसको बोलते हैं href। क्या बोलते हैं? हैपर रेफरेंस। क्या बोलते हैं? हैपर रेफरेंस, href। अब ये एट्रीब्यूट ही है या नहीं? एट्रीब्यूट का नाम, इक्वल टू का साइन है, उसके बाद डबल कोटेशन में वैल्यू भी आएगी, तो हम वैल्यू लगा देते हैं इसमें about डॉट HTML। या पहले हम करते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट से गूगल पे जाना, तो हम google.com लिखते हैं, ये वेबसाइट है, या फेसबुक पे चले जाते हैं, वो ज़रा ज़्यादा थोड़ा UI डिफरेंट आएगा ना। facebook.com ये वेबसाइट है, तो हमने इस पे जाना है। तो href के अंदर हम वैल्यू में क्या दे सकते हैं? लिंक। लाइक href का नाम, सारे एट्रीब्यूट का नाम फिक्स रहेगा, नाम चेंज नहीं हो सकता। href है तो href ही है। इक्वल टू वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
वैल्यू facebook.com हो सकती है, google.com हो सकती है, about ये कुछ भी हो सकती है। तो मैंने ए टैग के आपको 3 काम बताए थे, कौन कौन से? अदर वेबसाइट पे जा सकते हैं, एक ही वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं और ऊपर नीचे आ सकते हैं। ये जो काम मैंने किया ये अदर वेबसाइट पे जाने वाला है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ अबाउट की जगह पे फेसबुक, ठीक है। अच्छा, मैंने फेसबुक यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या हो रहा है कि पेज को नेविगेट करके कहाँ लेके जा रहा है? फेसबुक पे लेके जा रहा है। जैसे ही वापस करूँगा तो वापस आ जाएगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो फेसबुक पे ले जाएगा। तो ये अदर वेबसाइट पे जाने वाला तरीका देख लिया, वो हम ऐसे कर लेंगे। अब अगर हमने एक अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाना है तो ए का टैग लेस देन ब्रैकेट ए, उसको क्लोज करने के लिए ए टैग आ गया, उसके अंदर मैंने अबाउट लिख दिया। तो अगर मैंने अबाउट पे जाना है तो एट्रीब्यूट का नाम क्या है? href, क्या है? इक्वल टू का साइन, और उसमें वैल्यू क्या डालनी है? अबाउट डॉट। एक चीज बताओ, किसी ने पूछा नहीं कि उन्होंने एट्रीब्यूट क्यों बनाया, वो टैग बना देते, बना सकते थे ना, एट्रीब्यूट क्यों बनाया? देखो, जो हमारी ज़रूरत है ना उसमें अगर वो टैग बनाते तो वो तो अनलिमिटेड टैग बन जाते। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाने के लिए कोई भी यूआरएल दे सकते हैं, अब क्या वो हर चीज़ का एक अलग टैग बनाते हैं? तो इम्पॉसिबल था ना। तो उन्होंने एट्रीब्यूट में हमारे पास पावर है कि नाम तो फिक्स है लेकिन वैल्यू फिक्स है, तो हम कोई भी वैल्यू दे पा रहे हैं, एक ही टैग से हम कितने काम ले पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एट्रीब्यूट बनाया, टैग नहीं बनाया। नहीं तो हर चीज़ का फेसबुक पे जाना है उसका टैग, गूगल पे जाना है उसका टैग, हर वेब से वो तो टैग ही खत्म नहीं होने थे। तो इसलिए उन्होंने टैग को फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर दी, एट्रीब्यूट से टैग नहीं बनाए। अच्छा, अबाउट डॉट HTML मैंने बोल दिया कि आपने कहाँ जाना है? अबाउट। अबाउट पे मैं क्लिक करूँगा ना, अच्छा ये स्ट्रक्चरल टैग है ए या सिमेंटिक टैग है? क्यों? स्ट्रक्चर पे नजर आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? एक तो ये ब्लू में नजर आ रहा है, दूसरा इसके नजर अंडरलाइन भी है, तो ये स्ट्रक्चरल टैग है, इसके स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नजर आ रहा है। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये अबाउट के पेज पे चला जाएगा, लेकिन अबाउट के पेज पे हमने कुछ भी लिखा नहीं है। तो हम पहले जाके लिखते हैं अबाउट में जाके बेसिक HTML कैसे आएगी? बेसिक HTML आ गई, उसमें फिर हमने बॉडी में लगाना है h1 टैग, उसमें लिख देते हैं अबाउट। तो हम अबाउट पे गए तो अबाउट आ गया। तो अगर हम होम पे जाते हैं दोबारा, अब अबाउट में जाते हैं तो नजर आ रहा है। अब हमें अबाउट से होम में जाना है, तो मैं क्या करूं? अबाउट वाले पेज में जाके ए का टैग लगा देता हूं, ए टैग, और उसमें क्या लिख देता हूं? होम। और उसके अंदर होम में जाके अब इसमें href में क्या लिखना होगा? href इक्वल टू होम डॉट HTML। तो होम में चले गए, अबाउट में चले गए, होम में चले गए, अबाउट में चले गए। अक्सर आपने देखा ना ऐसे वेबसाइट नेविगेट करते हैं, तो ये समझो होम में जा रहे हैं, अबाउट में जा रहे हैं, तो हमने लिंक बना लिया है, दोनों पेज आपस में क्या हो गए हैं? लिंक हो गए। अब हमने देखना है, 2 तरीके देख लिए, बाहर की वेबसाइट पे कैसे जाना है, सेम वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस पे कैसे जाना है। अब तीसरा तरीका कौन सा था? एक ही वेबसाइट के ऊपर नीचे कैसे जाना है, ये देखना पड़ेगा। हाँ, अगर न्यू टैब में ओपन करना है, पहले तीसरा तरीका देख लें, फिर तीनों तरीकों के साथ न्यू टैब भी देख लें, यानी वो न्यू टैब तीनों में लग सकती है, मर्जी है। पहले तीसरा तरीका देख लें। तीसरा तरीका क्या है कि एक वेबसाइट के बॉटम पे जाना है। तो ये एक वेबसाइट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है? स्क्रॉल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से क्लिक करूँ, इधर बॉटम लिखा हो उस पर क्लिक करूँ, नीचे चला जाऊँ, यहाँ पे टॉप लिखा हो उस पर क्लिक करूँ, टॉप पे आ जाऊँ। अच्छा, ये काम करने के लिए हमें करना पड़ेगा, हमारे पास इस HTML के पेज में कितने टैग हैं? बहुत सारे टैग हैं। इन टैग्स की ना हमें आइडेंटिफिकेशन कर, जिस तरह यहाँ पे क्लास में कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग। अब इन सब की एक आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन हम क्यों करते हैं? एक तो सब लोगों की कॉमन आइडेंटिफिकेशन है ना, आप क्लास 2 के अंदर बैठे हैं और आपका जो है वो बैच नंबर जो है वो 8 है, एक आपकी कॉमन आइडेंटिफिकेशन है।
एक आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है, जैसे आपके नेम्स हैं। अच्छा मैं अली बोलूँ, हो सकता है मल्टीपल लोग खड़े हो जाएं, क्यों कि एक नाम के मल्टीपल लोग। लेकिन अगर मैं आपका CNIC बोलूँ फिर वो एक ही बंदा खड़ा होगा पूरी क्लास में। क्यों ऐसा क्यों होगा? कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये एक यूनिक नंबर है, इसलिए एक ही बंदा खड़ा होगा, मल्टीपल लोग खड़े नहीं हो सकते, इसलिए ये एक ही जो है वो खड़ा होगा बंदा, इसलिए हमने CNIC से आइडेंटिफिकेशन कराई। इसी तरह हमारे पास एक HTML पेज में बहुत सारे टैग होते हैं, हम उनकी करना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन, उन पे लगाना चाहते हैं CNIC। जब हम देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई CNIC होता है रिकॉर्ड में? नहीं होता ना। उसका CNIC कैसे बनता है? वो नादरा में जाता है, उसका वेब फॉर्म बनता है, फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अब हमने ये HTML पे टैग लगाए हैं, ये भी बच्चे हैं, इनके ऊपर कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब इनको नादरा में समझो रजिस्टर कराना, ये जो बच्चे हैं अभी इन पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अब इन पे CNIC इनके लगवाने हैं। अब CNIC कैसे लगा सकते हैं? हमने सीखा था कि किसी टैग के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन या पावर इंक्रीज करनी है या उससे एक्स्ट्रा काम करना है तो क्या लगाना है? एट्रीब्यूट। तो हम किसी भी टैग के ऊपर आके, जैसे इसको लास्ट बोलते हैं, उसके ओपनिंग टैग में एक एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं ID। क्या बोलते हैं? ID मीन आइडेंटिफिकेशन, ID मीन यूनिक आइडेंटिफिकेशन, CNIC वाली आइडेंटिफिकेशन। तो इसके अंदर हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मे बी लास्ट टैग, उसकी वैल्यू यानी हम कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने लगाया लास्ट टैग। ID ये एट्रीब्यूट है या नहीं? एट्रीब्यूट होने की क्या क्या शर्तें हैं? और नेम इक्वल टू और उसकी वैल्यू और ओपनिंग टैग में आना चाहिए। तो सारी कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं? तो ये क्या है? ये समझो ऐसे ही है कि ये एक बच्चा था H1, हमने उसको नादरा में रजिस्टर करा दिया, हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया? ID लगा दिया, उसका एक ID बन गई। अच्छा आप बुलाओ कि अगर मैंने इस वाले टैग के ऊपर भी ID लगानी है तो उस ID की वैल्यू में लास्ट टैग रख सकता हूँ? ये ठीक है या गलत है? ये गलत है। क्यों? ID कभी भी सेम नहीं, एक पेज में एक ही ID हो सकता है, ID की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इधर मैं कोई और नाम रखूंगा, मे बी item 1 या ऐसा, इसका नाम ये लास्ट टैग नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर CNIC दोनों सेम रख दें तो फिर तो दो लोग खड़े हो जाएंगे ना। तो टारगेट क्या है? एक बंदा खड़ा हो, तो वो कैसे हो सकता है? उसका जो है वो नाम यूनिक रखने के लिए। अच्छा आप यूनिक रख दिया, अब मुझे पता लग गया है इतने सारे टैग में लास्ट टैग कौन है या नहीं? पता लगा या नहीं? मैं इतने सारे टैग में बोलूँ लास्ट टैग पे जाना है तो मुझे ले जाएगा? क्यों? क्योंकि ID उस पर लगाई हुई है हमने। तो अब इतने सारे टैग में मैं किसी का नाम बोलूँ या किसी का CNIC बोलूँ, खड़ा होगा ना। तो इसी तरह अगर इतने सारे टैग पे मैं A टैग को बोलता हूँ कि तुमने क्या करना है? लास्ट पे जाना है, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट या गो टू बॉटम। अच्छा ये मैंने लिख दिया। अब href में मैं बताऊंगा कि लास्ट का मतलब क्या है। लास्ट का मतलब बोलूंगा मैं हैश और ID का नाम लास्ट टैग। मैंने इसको बोला तुमने कहाँ लेके जाना है मुझे। अब ये लास्ट टैग चीज क्या है ये मैंने बताई है हैश से। हैश का मतलब होता है ID। हैश का मतलब क्या होता है? ID। अगर मैं हैश लिखूं तो HTML को पता लगेगा ये कोई बात कर रहा है किसी ID एट्रीब्यूट की, तो वो पूरी HTML में स्कैन करेगा, वो ID ढूंढेगा जिस पे भी ID है और फिर मैच करेगा जिसकी वैल्यू क्या है? लास्ट टैग। तो ये मुझे वहां ले जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करके लूंगा गो टू बॉटम। ये क्या कर रहा है? मुझे लास्ट टैग के ऊपर मूव करा। अब मैंने नीचे से ऊपर आना है तो नीचे भी ये क्या करते हैं?
ए टैग लगा देते हैं, उसमें क्या देते हैं हैश टैग, तुम कहाँ चले जाओ टॉप पे, और उसके अंदर लिख देते हैं गो टू टॉप। अब ये लेके जा पाएगा या नहीं? क्यों? आईडी टॉप तो किसी को दी ही नहीं, तो टॉप पे आगे हम इस वाले टैग को या एक नया टैग बना लेते हैं टॉप, और इसको आईडी क्या देते देते हैं टॉप। ये बड़ा था या छोटा था? ये सेम रखना है स्पेलिंग। तो गो टू टॉप, गो टू बॉटम, ओके हो गया, चल रहा है काम। ऊपर नीचे भी जा पा रहे हैं, दूसरे पेज में भी जा पा रहे हैं, और दूसरी वेबसाइट में भी। लेकिन अब एक और काम भी हम ए टैग से ले सकते हैं, ये ओपन हो न्यू विंडो में। उसके लिए भी अब ये ए टैग की एक फंक्शनैलिटी है, उस पर हमने थोड़ी उसकी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी की href लगा के। अब इससे ज़्यादा अगर लगानी है तो एक और एट्रीब्यूट लगाना है। तो एक और एट्रीब्यूट कैसे लगाना है? ओपनिंग टैग में ही स्पेस डाल के एट्रीब्यूट का नाम, और उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? टारगेट। और टारगेट में लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, ये इसकी वैल्यू होगी। ये एक एट्रीब्यूट है या नहीं? एक है ओपनिंग टैग में आ रहा है, दूसरा इसका नाम है इक्वल टू साइन और उसकी वैल्यू। तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है? लिंक को हमेशा क्या करता है? न्यू पेज में ओपन कराता है। तो मैं यहाँ पे फेसबुक क्लिक करूँगा तो आप देखो ये मेरे पेज में नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? न्यू पेज ओपन कर रहा है। ये भी क्या, ये भी कौन करता है? टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अच्छा, इसकी वैल्यू भी ब्लैंक रखना ज़रूरी है, इसका नाम भी यही रखना ज़रूरी है। सही हो गया? तो ए टैग को समझ आ गया कि एंकर का टैग क्या काम करता है या नहीं समझ में आया? आ गया? सही है। अब हमने ए टैग को तो समझ लिया सारा। अब हम चाहते हैं यार कोई मज़े वाला काम करें ना, ये तो बेसिक काम हो गया। अब हम चाहते हैं कि अपने वेब पेज के अंदर कोई पिक्चर लगाएं, कोई वीडियो लगाएं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? इसको थोड़ा खूबसूरत तो बनाना है ना यार, फिर ऊपर से ये दुल्हन भी है हमारी, तो इसको तो डबल खूबसूरत बनाना पड़ेगा। तो अब इसको खूबसूरत कैसे करें? तो करने के लिए हम इस पे जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए कोई पिक्चरें लगाते हैं इस पर। तो वो पिक्चर कैसे लगाते हैं उसका भी एक टैग है। उस टैग को हम क्या बोलते हैं? IMG, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो IMG सेल्फ क्लोज कर देंगे इसको। IMG का मतलब क्या होता है? इमेज। अच्छा, ये लगा दिया तो आपको यहाँ आउटपुट में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब इसकी पावर को इंक्रीज करना है तो क्या लगाएंगे? एट्रीब्यूट। तो हमारे पास एट्रीब्यूट है SRC, सोर्स, कि भाई इमेज को कहाँ से उठाना है। तो SRC इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो ये एट्रीब्यूट पूरा हुआ या नहीं? ये पूरा एट्रीब्यूट है या नहीं? इसमें वैल्यू मिसिंग है, वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, वैल्यू डाल दी मैं, इसमें कुछ भी वैल्यू लिख दी मैंने। अब ये एट्रीब्यूट है या नहीं? एट्रीब्यूट है ना? तो एट्रीब्यूट से मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग में आ रहा है, ये ठीक है या नहीं? अगर सेल्फ में आना था टैग के नाम के बाद और फॉरवर्ड स्लैश से पहले, दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही? हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये एट्रीब्यूट ठीक है, ये बना लिया एट्रीब्यूट हमने। अब इस एट्रीब्यूट को लगाएं तो यहाँ पे ये पिक्चर शो नहीं कर रहा, आइकन आ रहा है लेकिन पिक्चर शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसका जो ये वैल्यू है ये मैंने अपने से ऐसे लिख दी है। तो जब मैंने अपने से ऐसे लिख दिया तो शो तो होगी नहीं, क्योंकि वो पिक्चर है ही नहीं। अब ये पिक्चर दो तरह से हम लगा सकते हैं, एक पिक्चर इंटरनेट से लेके और एक पिक्चर अपने लैपटॉप से उठा के। इंटरनेट वाली हम पहले वो लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? एक वेबसाइट है अनस्प्लैश। क्या वेबसाइट है? वहाँ पे फ्री में बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाती हैं। तो हम में भी वेब के रिलेटेड कोई पिक्चर उठा लेते हैं, ठीक है। ये एक लैपटॉप की पिक्चर है, यहाँ पे डाउनलोड पे लिखा हुआ है पिक्चर का नाम, कॉपी इमेज एड्रेस हम करेंगे तो ये एक URL मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं हिट करूँगा तो ये पिक्चर खुलेगी।
क्या किया मैंने, यहाँ पे आके पिक्चर पे कॉपी इमेज एड्रेस, तो ये पिक्चर खुल गई, इसको हिट किया तो ये एक यूआरएल है। इस यूआरएल को आपने कॉपी करना है, सोर्स के अंदर आके सारे का सारा वो यूआरएल पेस्ट कर देना है। अब आगे अपने वेबसाइट पे देखेंगे तो ये कितनी बड़े एक पिक्चर है, ये तो बहुत बड़ी है, इसको छोटा करना है। अब तो इमेज के टैग की मजीद फंक्शनैलिटी इंक्रीज करनी, बाय डिफ़ॉल्ट ये बड़ी पिक्चर दिखा रहा है, अब इसको छोटा करना है तो क्या करें, फिर एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट यूज़ करने का क्या तरीकाकार है, तरीकाकार भाई सेम है। एट्रीब्यूट की सीक्वेंस मैटर नहीं करती, शुरू में लगाएं या पहले लगाएं, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट ही है। तो सोर्स एक एट्रीब्यूट मैंने लगाया हुआ है, सोर्स के साथ स्पेस देके एक और एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ, उसका एट्रीब्यूट का नाम है विड्थ। उस विड्थ को मैं कह सकता हूँ तुमने ना 500 पिक्सल में शो होना है। तो मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, नहीं कर रहा, और छोटी कर दें 50 पिक्सल, छोटा कर दी। थोड़ा बड़ा दिखाना है तो 100 पिक्सल। तो ये एट्रीब्यूट का नाम है विड्थ। ये क्या करता है, विड्थ को कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा करने में हमें हेल्प करता है। अब अगर मैंने मज़ीद फंक्शनैलिटी करनी है, लगानी है और एट्रीब्यूट, यानी जितने एट्रीब्यूट लगाते जाएंगे उतने टैग की फंक्शनैलिटी इंक्रीज होती जाएगी। बगैर एट्रीब्यूट के वो जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी देता है वो देगा। यहाँ तक समझ आ गई ना सबको? अच्छा, ये एक तरीका है जब मैंने इंटरनेट से कोई पिक्चर लेके उसका यूआरएल देना है, वो यूआरएल पूरा पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, या अनसप्लाइज से ले लें या वैसे कोई वेब लिखा आपने, इधर इमेजेस में गए, कोई भी इमेज आपने उठानी है, इस इमेज को उठाना है, कॉपी इमेज एड्रेस, ये इमेज का एड्रेस मिलेगा, इसको आप पेस्ट करेंगे तो आपकी एक इमेज शो हो जाएगी। आप यहाँ से सोर्स दे सकते हैं। अब अगर इमेज मेरे पास डाउनलोडेड है, इमेज क्या है, डाउनलोडेड है, जैसे अगर हम अनसप्लैश पे आते हैं, कोई और इमेज यहाँ पे उठा लेते हैं, कौन सी इमेज लें, ये वाली ले लें, इस इमेज को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए स्मॉल साइज में कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगी मेरे फोल्डर में डाउनलोड्स में। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ले जाऊँगा कहाँ पे, हमारी डायरेक्टरी है, वो हमारी डायरेक्टरी का है, क्लास 8 HTML क्लास 02, उसमें जाके क्या कर दूँगा, और इसका नाम भी मैं चेंज कर लेता हूँ, और इसका नाम कर लेता हूँ मे बी डेस्कटॉप .jpg। अच्छा, अब दोबारा img // और टैग आ गया और src। अब हमने सोर्स देना है जो हमारे कंप्यूटर में इमेज पड़ी है, तो उसका सोर्स कैसे देना है, ./ इमेज का नाम ./ desktop.jpg। तो अगर हम ऐसा लगाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो बड़ी सारी इमेज आ गई। अब इसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करना है तो एट्रीब्यूट का क्या नाम है, विड्थ, और उसमें लगा देंगे 50 पिक्सल, लगाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो वो छोटी पिक्सल मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, 50 पिक्सल में इमेज दिखा। अच्छा, दोनों काम href यूज़ करते हैं जब हमने एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक करना है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है, एक पेज को नीचे लिंक करना है। तो जब भी लिंक करना है तो href, जब भी सोर्स प्रोवाइड करना है, यानी ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है, जब कहना है कि यहाँ पे जाना है लिंक तो href, जब बताना है ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है तो सोर्स। हम बताते हैं ना ये चीज़ यहाँ पड़ी है तो ये इसका सोर्स है। तो जब हम बताते हैं कि यहाँ जाना है तो एड्रेस बताते हैं तो वो href। तो लिंक जब कहीं जाना है तो href, तो जब बताना है कि यहाँ पड़ी है तो सोर्स। सही है। तो अब एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये जो है ना हमारे पास ./ ये बहुत बड़ी साइंस है। ये ./ क्या है, बहुत बड़ी साइंस है, इसको समझना पड़ेगा। ये साइंस क्या है, ये साइंस समझने के लिए जब हमने एक पिक्चर डाउनलोड की तो वो हमारे पास कहाँ पे आई थी,
डाउनलोड में, तो इसका नाम हम रख देते हैं पिक्चर डॉट जेपीजे। ये पिक्चर मेरे पास कहाँ आई? डाउनलोड में। अच्छा, डाउनलोड फाइल सिस्टम है, और फाइल जो भी चीज़ें हम यहाँ पे फोल्डर बना रहे हैं, फाइलें बना रहे हैं, ये कहाँ सेव होती हैं? हार्ड ड्राइव में। कंप्यूटर में कहाँ सेव होती हैं? जब हम रिस्टार्ट कंप्यूटर करके आते हैं तो हार्ड ड्राइव में डाटा डिलीट नहीं होता ना, वो जिस फोल्डर में हम सी ड्राइव में, ई में जहाँ रखें वो वहाँ पे आपको मिलता है या नहीं मिलता है। कंप्यूटर में जो भी फाइल हम जिस भी पाथ पे सेव करते हैं ना, उसका एक पाथ होता है। वो पाथ हम कैसे ले सकते हैं? इंस्पेक्ट करके, राइट क्लिक करके गेट पाथ, आपके पास आ रहा होगा, मेरे पास गेट इन्फो आ रही है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये कि ये कहाँ से मुझे ये फाइल मिल रही है, ये इसका क्या कहलाता है? पाथ। इसका पाथ अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट लिख के दिखाऊं तो ये इसका पाथ है। मेरे कंप्यूटर में, यूज़र में, डेवलपर में, डाउनलोड्स में, आगे उस फाइल का नाम पिक्चर डॉट जेपीजे, ये इसका एक कंप्लीट पाथ है, और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? डायरेक्ट पाथ, मतलब कंप्लीट पाथ को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पाथ। यानी कि हार्ड ड्राइव में किस जगह सेव है, अगर आप इसको बताएंगे तो आपका ये होगा ऐसे, नॉर्मली आपके पास होगा सी ड्राइव में, या आप एफ ड्राइव यूज़ करें, एफ ड्राइव कोलन, एफ ड्राइव में आगे यूजर्स का टेबल फोल्डर है, उसमें डेवलपर का फोल्डर है, उसमें डाउनलोड का फोल्डर है, उसमें पिक्चर डॉट जो भी आपका पाथ है। अगर आप कंप्लीट पाथ बताते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पाथ। अच्छा, अब अगर इसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं एब्सोल्यूट पाथ नहीं बोल रहा और बोल रहा हूं डॉट जेपीजे, डॉट फॉरवर्ड स्लैश जेपीजे, इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। क्या बोलते हैं? अगर हम एक पिक्चर हार्ड ड्राइव में कहाँ सेव है पूरा पाथ बताते हैं तो क्या कहलाता है? और अगर हम सिर्फ बताते हैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश इमेज का नाम, तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव पाथ। क्या बताते हैं? तो रिलेटिव पाथ बताते हैं हम रिलेटेड टू समथिंग, मतलब शॉर्ट फॉर्म में पाथ बताना। कंप्लीट पाथ को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पाथ। अच्छा, अब अगर हम एक पिक्चर लगा रहे हैं तो हम उसमें एक एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं। कैसे? जैसे मेरा एब्सोल्यूट, आपके पास एफ ड्राइव समथिंग होगा, तो मेरे पास है ये जो भी फॉरवर्ड स्लैश उसने दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, IMG में आता हूँ, यहाँ पे आके इसकी जगह पे ये मैं अपना एब्सोल्यूट पाथ लगा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो इमेज नहीं आ रही। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? मेरा नाम जो है वो ठीक है या कि नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा। पिक्चर डॉट जेपीजे, अच्छा स्पेस आ रही, पिक्चर डॉट जेपीजे, नहीं डॉट डालना नहीं है ना, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमें एब्सोल्यूट अगर पाथ देना हो तो उस पिक्चर का एब्सोल्यूट पाथ कैसे देते हैं? मैक में ड्राइव नहीं होती ना, पिक्चर का नाम है वो लिखना है तो शो होगी ना। गेट कॉपी रिलेटिव पाथ, कॉपी पाथ, होम के अंदर आए और यहाँ पे यूज़र डेवलपर डॉक्यूमेंट टीचिंग, ये वाला पाथ देखे देखें, नाम में फ़र्क ना हो रहा। सोर्स में हमने पूरा एग्जैक्ट पाथ दे दिया।
अच्छा, मुझे समझ आ गया क्या इशू है। हमने क्या करना है, HTML को ब्राउज़र में डायरेक्टली ओपन करना है। हम पहले कैसे ओपन कर रहे थे, सर्वर से ना, गो लाइव से, तो फिर वो एब्सोल्यूट पाथ नहीं उठाता। गो लाइव करें तो एब्सोल्यूट पाथ नहीं उठाता, तो डायरेक्ट HTML ओपन करें। इसमें अगर आप देखो तो मैंने क्या कहा उसको, मेरी ड्राइव है यूजर्स, उसमें डेवलपर, उसमें डॉक्यूमेंट, उसमें टीचिंग, उसमें ये फोल्डर और फिर डॉक्यूमेंट डॉट डेस्कटॉप डॉट, ये कौन सा बात मैंने दी है। कंप्यूटर हमेशा एब्सोल्यूट पाथ समझ सकता है, रियलिटी पाथ उसको समझ। अच्छा, अगर हम एब्सोल्यूट पाथ देते हैं तो एक मसला है, वो क्या है, अगर मैंने ये कोड लिख दिया, मैंने पाथ दे दिया और इमेज भी शो हो रही है ना आपके सामने, लेकिन अगर ये वाली फाइल मैं आपको सेंड कर दूं और आपको बोलूं अपने कंप्यूटर में चलाओ, तो क्या आपको ये पिक्चर शो होगी? क्यों? क्योंकि आपके फोल्डर में तो ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो एब्सोल्यूट पाथ में ये मसला है, हम हमेशा कौन सा पाथ देंगे। अच्छा, रिलेटिव में क्या होता है, पहली फॉरवर्ड स्लाइस से पहले वाला सारा कोड हम उठा लेते हैं, खत्म कर दिया, उसके साथ लगाते हैं डॉट। इस डॉट का मतलब क्या है, इस डॉट का मतलब ये है कि करंट फोल्डर, इस डॉट का मतलब क्या है, करंट फोल्डर कौन सा है, क्लास 02। तो हम कहते हैं क्लास 02 में desktop.jpg फाइल पड़ी है, उसको क्या करना है, तुमने लोड करना है या तुमने उसको यूज करना है। तो अब अगर हमने यहाँ डाल दिया इसको, तो इसको हमने यहाँ पे यूज करना शुरू कर दें, ये आ रहा है। अच्छा, अब इसका अगर हम ये मेरा HTML पेज है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके ना इसका कोड देख सकता हूँ HTML का। अगर मैं इस इमेज में जाऊँ ना यहाँ पे, तो मुझे इसका यहाँ पे पूरा पाथ भी आ रहा होगा। जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ ना, तो ये मुझे बता रहा है ये फाइल को कहाँ से उठा रहा है, यूज़र में, डेवलपर में। लेकिन ये पाथ क्या हमने दिया था उसको, हमने क्या दिया था, डॉट फॉरवर्ड स्लैश। जब उसको डॉट नज़र आता है ना, तो वो क्या करता है, उससे पिछला सारा पाथ कॉपी करके ले आता है, उससे पिछला सारा पाथ क्या करता है, कॉपी करके ले आता है। वो पाथ ऑटोमेटिकली वो हमारे इस डॉट की जगह पे रिप्लेस कर देता है, शो कराने के लिए। तो हमेशा शो वो एब्सोल्यूट ही कराता है, लेकिन अगर हम रिलेटिव लगाएंगे क्या होगा, ये डॉट आपके लिए कुछ और मतलब होगा, C ड्राइव या F ड्राइव जो भी, मेरे लिए कुछ और मतलब होगा, किसी और के लिए कुछ और मतलब होगा। तो डॉट का मतलब है करंट फोल्डर से देखना शुरू करो कोई desktop.jpg। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज़ है, मैं अगर करंट फोल्डर में एक और फोल्डर बना दूं, इमेज का टैग बना दूं, इमेज का फोल्डर बना दूं और उसमें मैं desktop.jpg मूव कर दूं। अच्छा, अब क्या ये मेरी desktop.jpg करंट फोल्डर में पड़ी है, तो इमेज शो होगी या नहीं, इमेज शो नहीं होगी। ये कहाँ पे पड़ी है, करंट फोल्डर के अंदर। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है फोल्डर, करंट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम क्या है, उस फोल्डर में एक फाइल पड़ी है जिसका नाम क्या है। तो अब इसका पाथ ठीक है या गलत है, ठीक है, इसका पाथ ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये फाइल इमेज आ जाएगी। अगर हम इसको एक और इमेज के अंदर भी एक और फाइल फोल्डर बना देते हैं JPG, और उसके अंदर इसको सेव कर देते हैं, अब शो होगी या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पाथ गलत हो गया। तो पाथ सही क्या है, डॉट का मतलब करंट फोल्डर, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब उस फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर एक और फॉरवर्ड स्लैश का मतलब एक और फोल्डर, और उसके अंदर फिर desktop.jpg। अब ये ठीक है, तो अब ये इमेज क्या होगी, दोबारा शो होने लग जाएगी। इतनी बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब एक और काम करना है कि मैं क्या करता हूँ कि ये इमेज को यहाँ से उठा के कॉपी कर लेता हूँ या ड्रैग कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, ये फोल्डर में इमेज के अंदर JPG में जाके यहाँ इमेज पड़ी है ना, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, इमेज के क्लास 2 के बाहर यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। यानी डॉट का मतलब क्या था, डॉट का मतलब था क्लास 02, तो अब क्लास 02 के बाहर में आ गया। तो फिर क्या करें, अब अगर हम ऐसा करेंगे
हम लगाते हैं पुराने तरीक़ेकार की मतलब से डॉट सिर्फ डेस्कटॉप डॉट png, तो ये शो नहीं होगी। क्यों? डॉट का मतलब करंट फोल्डर है, करंट फोल्डर का मतलब क्या? क्लास 0, लेकिन हमारी फाइल कहाँ पड़ी है? करंट फोल्डर से भी बाहर। तो अगर हमने करंट फोल्डर से पीछे जाना है तो डबल डॉट, करंट फोल्डर से पिछले फोल्डर में जाना है तो डबल डॉट। तो इसका मतलब है करंट फोल्डर नहीं, करंट फोल्डर से पिछले वाला फोल्डर। तो अब भी हमें फाइल नजर आएगी या नहीं आएगी? अच्छा, अगर हम उससे भी पिछले फोल्डर में चले जाएं, इसको उठा लें, और उससे पिछला फोल्डर क्या था? HTML। तो अगर हम उसमें चले जाएं तो फिर क्या होगा? $/ फिर डबल डॉट। इसका मतलब क्या होगा? फिर भी हमें नजर आ जाएगी। इसका मतलब ये है, पहले 2 डॉट का मतलब एक फोल्डर पीछे जाओ, फिर 2 डॉट का मतलब एक और फोल्डर पीछे जाओ, और उसमें जाके ढूंढो डेस्कटॉप डॉट jpg। अगर हम एक और काम करें कि हम क्या करते हैं कि 2 फोल्डर पीछे जाके एक असाइनमेंट का फोल्डर है, उसमें इसको पुश कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 2 फोल्डर पीछे जाके एक फोल्डर आगे चले गए। तो अब क्या होगा? 2 फोल्डर पीछे कैसे जाना है? 2 दफा डबल डॉट, और आगे जाने के लिए क्या था? सिर्फ /। तो 2 फोल्डर पीछे जाके आगे जाएंगे, सिर्फ // और असाइनमेंट्स का नाम लिख देंगे। अभी भी हमें नजर आ रही है। अगर असाइनमेंट के अंदर भी एक और फोल्डर है, फिर डबल डॉट पीछे जाएंगे, फिर असाइनमेंट, फिर // फोल्डर का नाम असाइनमेंट, उसके अंदर फोल्डर का नाम, और फिर जो भी फाइल का नाम होगा वो देंगे। मजा आ रहा है ना? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो मतलब समझो ये HTML का थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है। ये मतलब हल्का सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। वहाँ पे भी शो हो जाए, उस HTML में भी शो हो जाएगी। पूरा फोल्डर दिखाएंगे तो फिर जाएगी। अच्छा, नॉर्मली हम ऐसे पीछे पीछे फोल्डर में सेव नहीं करते, लेकिन मैं आपको रिलेटिव पाथ क्या होता है वो बता रहा हूं। अगर तो आपकी फोटो करंट फोल्डर में है तो डॉट, करंट फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो // फोल्डर का नाम आगे इमेज का नाम, करंट फोल्डर के पीछे फोल्डर है तो डबल डॉट, उससे भी पीछे जाना है तो फिर डबल डॉट। अगर एक फोल्डर पीछे जाके फिर आगे जाना है, फिर एक दफा डबल डॉट पीछे चले गए, उसके अंदर फोल्डर का नाम, फिर // आगे फोल्डर का नाम, और आगे जाना शुरू कर दिया। यानी आगे जाना है तो फोल्डर का नाम, पीछे जाना है तो डबल डॉट। बस नहीं, वो कंसेप्ट समझना। अब अगर एक पिक्चर है मेरे पास, वो हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है, इसको मूव कर देते हैं क्योंकि काफ़ी जगह हमने रख दी हुई है। अब एक फोल्डर पीछे जाएं, HTML, इसके अंदर क्लास 02 हमारा प्रोजेक्ट है, ऐसे ही है ना। एक फोल्डर पीछे हमारा क्लास 01 और क्लास 03 है। अगर मैं इमेज रख दूं क्लास 03 में, तो इसको अब हम कैसे एक्सेस करेंगे? इमेज कहाँ पड़ी है? क्लास 03 में। तो कैसे लेंगे उसको? कैसे पकड़ेंगे उसको? सबसे पहले डॉट का मतलब था करंट फोल्डर, तो करंट फोल्डर में तो नहीं है, करंट फोल्डर के पिछले फोल्डर तो डबल डॉट, लेकिन करंट फोल्डर के पिछले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, यानी उससे पीछे फोल्डर नहीं, उसके अंदर एक फोल्डर है, तो फिर // नहीं, डबल डॉट नहीं, फोल्डर का नाम क्लास 0। एक फोल्डर पीछे गए ना, देखो हम कहाँ पे हैं? हम है क्लास 02 में। डॉट का मतलब क्लास 02। एक फोल्डर पीछे जाना है तो डबल डॉट, एक फोल्डर पीछे चले गए। अब इस पोजीशन से एक फोल्डर आगे जाना है तो कैसे जाएंगे? // फोल्डर का नाम। तो इसलिए एक दफा पीछे गए, डबल डॉट, फिर फोल्डर में आगे जाना है तो फोल्डर का नाम, और फिर पिक्चर आ गई।
अब क्लास 03 में भी अगर हम बना लें एक और फोल्डर एसेट्स का, उसमें ये इमेज डाल दें तो क्या पाथ बनेगा? शुरू से बताएं। डबल डॉट एक फोल्डर क्योंकि पीछे जाना था, और फिर फॉरवर्ड स्लैश अब एक फोल्डर आगे जाना था क्लास 03, उसमें से भी एक फोल्डर आगे जाना था एसेट, और उसमें डेस्कटॉप डॉट। समझ आ गई? अगर 2 दफ़ा पीछे पीछे जाना है तो 2 दफ़ा डॉट डॉट, और जब भी आगे जाना है तो फॉरवर्ड स्लैश फोल्डर का नाम, और एंड पे जहां पे भी इमेज आएगी तो इमेज का नाम। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ। अगर इसी फाइल का मैंने एब्सोल्यूट पाथ देना हो, फिर हम कॉपी करेंगे पाथ, ये सारा पाथ यहां से कॉपी कर लेंगे और यहां पे पाथ लगा के डेस्कटॉप डॉट जेपीजे, ठीक है? तो ये एब्सोल्यूट पाथ हो गया। लेकिन हम एब्सोल्यूट पाथ यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? रिलेटिव करेंगे, और रिलेटिव भी पिछले फोल्डर में कभी पिक्चर नहीं रखेंगे, हमेशा कहाँ पे रखेंगे? करंट फोल्डर से आगे ही रखेंगे जो भी आपका फोल्डर होगा, ताकि आप एक दफ़ा डॉट लगा के आगे आगे जाते रहें, आपको पीछे जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? तो ये हमने इस तरह से इमेजेस का पाथ जो है सेट कर लिया। अब एक और इमेज के अंदर आपने चीज़ समझनी है। इमेज की बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ये विड्थ ख़त्म कर रहे हैं, ये वाली विड्थ ख़त्म कर दी हमने, बाय डिफ़ॉल्ट इमेज का एक साइज़ होता है, जैसे ये एक इसका साइज़ है, और ये नेचुरल साइज़ है। ये क्या है? नेचुरल। इस साइज़ को कौन बनाता है? जिसने इस पिक्चर को बनाया। और पिक्चर कौन बनाते हैं? फोटोग्राफर। कौन बनाते हैं? कैमरे से लेते हैं ना पिक्चर, उसको लेके फिर फोटोशॉप में उसकी क्या करते हैं? एडिटिंग करते हैं। फोटोशॉप में क्या करते हैं? एडिटिंग करके वो ये वाली पिक्चर बना लेंगे। इस पिक्चर को जब वो बनाएंगे ना, इसका एक वो साइज रखते हैं। इस साइज को हम कैसे गेट करते हैं? गेट इन्फो में जाएंगे तो इसका ये साइज है, यहाँ पे आ रहा होगा हमारे पास, इसकी डिमेंशन आ रही होगी यहाँ पे कहीं, किधर आ रही है? चलो इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। इसकी डिमेंशन आ रही है, और वो डिमेंशन क्या है? 640 मल्टीप्लाई बाय 420 पिक्सल, 427 पिक्सल। 640 का मतलब है ये 640 पिक्सल इसकी क्या है? विड्थ है। और हाइट कितनी है? 427 पिक्सल। ये किसने बनाई है? बाय डिफॉल्ट जिस भी डेवलपर ने इसको क्रिएट किया है, ये उसने साइज रखे। जब हम इस पे विड्थ लगा रहे थे, इस पे हम क्या लगा रहे थे? विड्थ लगा रहे। अब इसका साइज इस वक्त इसका साइज कितना है? 52 KB। जब हम इस पे विड्थ लगा के इसको क्या बना रहे थे? 50 पिक्सल। और अगर मैं इस पे होवर करता हूं, इस पे मैंने होवर किया, अब भी अगर आप देखो तो इसका रेंडर्ड साइज कितना है? 50, क्योंकि हमने इसकी विड्थ कितनी कर दी थी? हाइट हमने छेड़ी थी इसकी, लेकिन इसकी एक्चुअल साइज क्या था? 640 पिक्सल। और उसका टोटल MB में साइज कितना था? 52 KB। एक बात समझो, आज तो कि ये इमेज आपको छोटी नजर आ रही है, लेकिन ये साइज कितना कंटेन कर रही है? 52 KB, मतलब 640 विड्थ वाला। नहीं बात समझ आई? एक पिक्चर है बाय डिफॉल्ट, वो 1 MB की है, वो नजर आ रही है बड़ी सारी, आपने उसको विड्थ लगा के क्या कर दिया? अब उसका साइज अभी भी 1 MB है, चाहे आपने उसको विड्थ लगा के छोटा कर दिए। इसका मतलब क्या है? वो आपके सिस्टम में स्टोरेज अभी भी 1 MB ही लेगी, यानी आपकी वेबसाइट लोड होने में 1 MB इंटरनेट लेगी। अगर आपकी वेबसाइट है उसमें 10 पिक्चरें लगी हैं और हर पिक्चर का साइज 1 MB है, तो जब आपका वेब पेज लोड होगा ना, जब हम इंटरनेट लेते हैं मोबाइल फ़ोन से, वो कहते हैं आपको हमने समझो 100 MB इंटरनेट दे दिया,
100 MB का क्या मतलब है? एक वेबसाइट आप लोड करते हो ना, तो उस वेबसाइट में इंटरनेट कंज्यूम होता है, वो इंटरनेट यानी नेटवर्क कंज्यूम होता है, इंटरनेट लगता है। वो कितना इंटरनेट लगता है? जितना उस वेबसाइट का साइज होता है। उस वेबसाइट का साइज किस पे डिपेंड करता है? एक उसमें पिक्चर जो होती हैं और दूसरा उसका कोड। अब लेट्स सपोज उसमें 10 पिक्चरें लगी हैं और हर पिक्चर का साइज 1 MB है, तो टोटल साइज उस वेबसाइट को लोड होने में कितने नेटवर्क लगेगा? इंटरनेट कितना चाहिए? 10 MB। यानी आपके 100 MB से 10 MB एक वेबसाइट को लोड होने में ज़ाया हो गए। अब 1 MB की पिक्चर है, लेकिन वो नज़र कितनी आ रही है? छोटी सी। लाइक उसको हमें चाहिए थी 1 KB की साइज, लेकिन उस पर लोड कितना और पड़ रहा है? आपको ये सारी बात बताने का मकसद है वो ये है कि विड्थ लगा के छोटा नहीं करना इमेज को। छोटा हमेशा जितनी दिखानी है पिक्चर, उतना साइज की पिक्चर फोटोग्राफर से या डिज़ाइनर से उतने साइज की पिक्चर को लेना है, या खुद से एडिट ये छोटा करना है। क्यों? जब आप छोटा उसको करोगे, रीसाइज करोगे, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा। जब छोटा साइज होगा तो उसकी KB और डायमेंशन क्या हो जाएंगी? यानी ये अगर 640 पिक्सल की थी, अगर इसको हमने 50 पिक्सल का दिखाना है तो इसको टूल से छोटा करके दिखाना है, ताकि अगर हम टूल से इसको छोटा करके इसकी विड्थ कर लें 50 पे 50 पिक्सल, तो क्या फ़ायदा होगा हमें? इसका साइज 50 KB से कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको रिसाइजर से, किसी भी रिसाइजर से रिसाइज करते हैं, रिसाइज इमेज, तो इमेज रिसाइजर आ गया, वो कहता है इमेज अपलोड करो, तो हम यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे। अपनी इमेज है हमारे पास, ये इसकी इमेज है, तो वो इसकी ये पिक्सल है, तो मुझे कितनी चाहिए? 50 पिक्सल चाहिए। तो मैंने इसको रिसाइज कर दिया 50 पिक्सल में। अब पहले उसका साइज कितना था, अब कितना है? 1 KB। कितना फ़र्क पड़ गया? मतलब 49 टाइम्स ज़्यादा हो गया ना, कम हो गया। जिधर 50 KB था उधर 1 KB रह गया, तो 50 टाइम कम हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब मैं इस पिक्चर को डाउनलोड करके लगाऊंगा ना, तो ये छोटी सी ही नज़र आएगी। तो अगर हम इसको डाउनलोड मैंने किया, अब इस पिक्चर को हम लगाते हैं, कहाँ डाउनलोड हुई है? इस पिक्चर को अगर हम लगाते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं और इसको देते हैं ये वाली इमेज, और इसके ऊपर मैंने विड्थ अब नहीं लगाई, ऐसे ही है ना, मैंने विड्थ नहीं लगाई। अब दोनों देखो क्या हो रहा है, सेम साइज़ है, हमें विड्थ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो देखना भी क्या होगा, इसका साइज़ कितना है ऊपर वाली का, इसका 1 KB और इसका 52 KB। कितना फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ है, इसकी क्वालिटी देख रहे हो ख़राब है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो ये एक विन विन सिचुएशन होती है कि हमें जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दिखानी है तो फिर हमें इंटरनेट ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। लेकिन टेक्निकली हम इंटरनेट, हमारी कोशिश होती है कम से कम इस्तेमाल हो, इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। तो टेक्निकली ये सारी बात समझाने का मकसद ये था कि वेबसाइट में विड्थ और हाइट को लगाना सोल्यूशन नहीं है। ज़्यादा देखो, हम ऐसा नहीं कि लगाएंगे नहीं, लगाएंगे, हो सकता है ना ये 60 पिक्सल की हो, लेकिन मैंने इसको 50 की दिखाना है, तो 60 से 50 करने में कोई ज़्यादा लगेगा, कितना को कम हो जाएगा। तो बेहतर है वो इसी 60 को विड्थ लगा के कम कर लो। लेकिन अगर एक साइज़ है 2000 पिक्सल और उसको 50 पिक्सल पे दिखाना है, तो अब मेक सेंस नहीं है कि इतनी बड़ी पिक्चर को आपने इतना छोटा दिखाना है। तो बेहतर है कि डिज़ाइनर से छोटी पिक्चर लें, या फिर आप ऑनलाइन टूल से उसको क्या कर लें, छोटा कर लें, कम कर लें। सही। तो ये एक टेक्निक यूज़ होती है। हमने तो अभी रीसाइज किया है ना, एक कंप्रेसर भी होता है, हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, वो क्वालिटी अच्छी रहती है और कंप्रेस भी होके इमेज का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, तो उससे क्वालिटी थोड़ी सही रहती है। अभी तो क्वालिटी भी ख़राब हो गई ना, तो काम चल जाता है, ये भी है।
एक और एट्रीब्यूट है, अगर मैं इस इमेज का पाथ गलत रखता हूँ तो मुझे इमेज नज़र ही नहीं आती ना यहाँ पे। अगर मैं इसका पाथ जो है वो क्या कर दूँ, गलत कर दूँ, तो इमेज नज़र नहीं आती। तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव का एट्रीब्यूट होता है। वो क्या करते हैं, वो अगर इमेज नज़र ना आए तो अल्टरनेटिव वो नज़र आता है। तो मैं कह सकता हूँ दिस इमेज फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर, कुछ भी दिखा सकता है, यहाँ पर टेक्स्ट होगा ताकि अल्टरनेटिव में टेक्स्ट नज़र आ जाए ना। तो ये देखो क्या लिखा आ रहा है, ताकि यूज़र को समझ आए कि ये इमेज तो शो नहीं हुई लेकिन इसका मतलब क्या है, दिस इमेज फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो भी उसका मतलब था वो उसको नज़र आ रहा। सही है, तो इतना समझ आ गया आप लोगों को? यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो? ऑल सेट। तो आज हमने देखा लिस्ट क्या होती हैं, फिर एंकर टैग का मतलब समझा, फिर इमेज का देखा, फिर एब्सोल्यूट पाथ किसे कहते हैं, रिलेटिव पाथ किसे कहते हैं, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हमने छोटी छोटी डिस्कस की। कोई क्वेश्चन है तो वो लेते हैं, उसके बाद फिर आप पढ़ाएंगे और मैं सुनूंगा। देखो ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाता रहूँ और आप सुनो ही ना। तो आपको इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि आप पढ़ाएं और मैं सुनूं, ताकि सबको टेंशन हो भाई एंड पे हमारी बारी आ सकती है पढ़ाने की, तो वो हमें फिगर आउट करना है। तो रिकॉर्डिंग कर देते हैं।